नमस्कार विद्यार्थियों, अभी हम जान रहे हैं अपना पॉइंट चल रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति। तो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की हो गई थी इसके बारे में हम जान रहे थे। थोड़ा बहुत हमने जान लिया है, आज हम इसके बारे में आगे की जानकारी देखते हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी में हमने जाना कि 18वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर अवस्था में हो गई थी। भारत में एकता में कमी आने लग गई थी, जिसका फायदा अंग्रेजों ने आगे जाकर उठाया था। तो 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति को हम पॉइंटों के द्वारा समझ रहे हैं, यानी हम वो चीज देख रहे हैं कि भारत के जो प्रमुख शक्तिशाली वंश या राज्य थे उनके बारे में एक एक करके हम जानकारियां ले रहे थे। तो सबसे पहले हमने मुगलों के बारे में विस्तार से जाना। अब मुगलों के बाद में अन्य जो शक्तियां थी या मुगलों के अलावा भारत में जो अन्य शक्तियां थी उनकी स्थितियों को भी हम जानते हैं। तो देखो, मुगलों के बारे में हमने कंप्लीट जान लिया है। आज हम जानेंगे मराठों के बारे में। मराठा 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति वाला पॉइंट है। इसमें मुगलों के बारे में हमने जान लिया, आज हम मराठों के बारे में जानेंगे। तो मराठों की स्थिति 18वीं शताब्दी में किस प्रकार की हुई और आगे जाकर उनकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ वो हम देखते हैं। तो देखो, मराठा वंश के बारे में आप सभी जानते हो। मराठा साम्राज्य के बारे में पिछली कक्षाओं में भी आपने जाना है कि मराठा बहुत ही शक्तिशाली थे और मराठों ने एक समय भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी हुए, शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और भारत में मराठा साम्राज्य की नींव डाली। मराठा साम्राज्य की शुरुआत छत्रपति शिवाजी ने की, जिनके समय मराठा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो राजा हुए वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुए, जिनकी वजह से मराठा साम्राज्य की शक्ति में धीरे धीरे कमी आने लग गई। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में मराठों का जो नेतृत्व था वो पेशवाओं के हाथों में आ गया और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने अपनी शक्ति को दोबारा से भारत में बढ़ा दिया। तो मराठा साम्राज्य में उथल पुथल ज्यादा हुई। शिवाजी के समय मराठा शक्तिशाली थे, बीच में कमजोर पड़ गए। बाद में फिर पेशवाओं ने नेतृत्व संभाला तो फिर ज्यादा शक्तिशाली हो गए और फिर आगे जाकर धीरे धीरे कमजोर हो गए। तो देखो, यहाँ हम आगे देखेंगे 18वीं सदी में मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के हाथों में आ गया। जिससे मराठों ने दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली। देखो, शिवाजी के समय मराठा शक्तिशाली थे, लेकिन शिवाजी के बाद में थोड़े कमजोर हो गए। लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत में जब मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के हाथों में आ गया, पेशवा मतलब मराठों में प्रधानमंत्री को कहते हैं, वो जानकारियां आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हो। तो जब मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के हाथों में आ गया, पहला पेशवा हुआ पेशवा बालाजी विश्वनाथ और दूसरा पेशवा हुआ पेशवा बाजीराव प्रथम। तो इन पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य जो कमजोर पड़ चुका था इसको वापस से आगे बढ़ाया और मराठों को और शक्तिशाली बना दिया।
तो 18वीं सदी की शुरुआत में मराठों का नेतृत्व पेशवाओं के हाथों में आ गया। तो पेशवाओं ने अपनी क्षमता से कमजोर पड़े हुए मराठा साम्राज्य को वापस गति दी, यानी मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नियंत्रण में आने के बाद में वापस से शक्तिशाली हो गया और इतना शक्तिशाली हुआ कि मराठों की जो स्थिति थी वो पहले दक्षिण भारत में मजबूत थी, लेकिन पेशवाओं के हाथों में नियंत्रण आने के बाद में मराठों ने उत्तरी भारत में भी अपनी धाक जमा ली। उत्तरी भारत में भी मराठाओं की स्थिति काफी मजबूत हो गई। उस समय उत्तरी भारत की तरफ मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ ही चुका था, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ही मराठों ने उत्तर भारत की तरफ भी अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था, यानी दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तरी भारत में भी मराठों की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। और एक समय ऐसा लग रहा था कि अब मुगलों का स्थान मराठे लेने वाले थे। मुगलों की जो स्थिति थी वो अब मराठों की होने वाली थी। उत्तर भारत में भी मराठों ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था। लेकिन सन आया 14 जनवरी 1761 का। मराठों की स्थिति भारत में काफी मजबूत हो चुकी थी। उत्तर भारत में भी मराठों की शक्ति का विस्तार हो चुका था। लेकिन 14 जनवरी 1761 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस घटना ने मराठा इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, यानी मराठों की बढ़ती हुई शक्ति अचानक से ही कमजोर पड़ गई। ये घटना मराठों के लिए बहुत ही ज्यादा खराब प्रकार की सिद्ध हुई। मराठा शक्ति को बहुत ज्यादा आघात इस घटना से लगा। वो घटना कौन सी थी? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध। देखो, मराठा साम्राज्य की शक्ति को तीव्र आघात लगाने वाली घटना थी पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध तो 14 जनवरी 1761 को हुआ। यह युद्ध लड़ा गया किनके बीच में? मराठों के बीच में, मराठों और अफगानों के बीच में। देखो, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों अफगानों के बीच में लड़ा गया। अफगान मतलब मुसलमान वंश है। मुसलमानों में एक वंश होता है अफगान वंश। तो अफगानों के बीच में और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठों की तरफ से तो सदाशिवराव भाऊ लड़ रहे थे, उनके साथ मराठा सेना थी। और इधर अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। पिछली कक्षा में हमने मुगलों के बारे में जाना, उसमें भी हमने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को पढ़ा था। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारत में एक तो मुगलों को भारी नुकसान पहुंचा था और एक मराठों को मुगलों से भी ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा था। मुगल उस समय पूरे भारत में अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे, विस्तार करते जा रहे थे, मुगलों के क्षेत्रों पर अधिकार करते जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अब भारत में मराठों का ही राज चलेगा, मराठा साम्राज्य ही पूरे भारत में चलेगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुछ कमियों की वजह से मराठों की तरफ से कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। हार होते ही मराठों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लग गया और मराठों की शक्ति कमजोर हो गई। और तभी से फिर मराठे धीरे धीरे कमजोर होते ही गए और अंत में जाकर मराठे बिल्कुल समाप्त ही हो गए। मराठों की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गई। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, इसकी विस्तार से जानकारी हम आगे जानेंगे। अभी केवल शॉर्ट में हमने जाना कि 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में मराठे हार गए, जिसकी वजह से मराठों की शक्ति कमजोर पड़ गई। इसकी विस्तार से जानकारी हम आगे देखेंगे, आगे की क्लासों में आएगी जानकारी। अभी आप इतना ध्यान रखें। तो उत्तर भारत की तरफ भी मराठे अपनी शक्ति का विस्तार कर चुके थे, मराठों की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों की शक्ति कमजोर पड़ गई और कमजोर पड़ती पड़ती इतनी कमजोर हो गई कि आगे जाकर
18वीं सदी के अंत में जाकर या 19वीं सदी की शुरुआत में जाकर मराठे पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, मराठों की शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आगे अंग्रेजों का राज आया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठे इस युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके थे, तो मराठों की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मराठा सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया और मराठों में क्या कर दिया, विघटन कर दिया। मराठों की एकता थी, उस एकता को तोड़ दिया अंग्रेजों ने। मराठा सरदारों को एक दूसरे से भड़काकर उनको अलग अलग कर दिया। फिर बाद में उन मराठा सरदारों को आसानी से हराते गए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने कमजोर मराठों की शक्ति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और मराठों के जो अधिकार क्षेत्र थे उन पर अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित कर लिया। ये मराठों की स्थिति हुई। अब यदि पानीपत के युद्धों, पानीपत का जो युद्ध था, इसके परिणामों को उल्टा कर दें तो भारत के परिणाम अलग ही प्रकार के हो जाएंगे, भारत का इतिहास अलग ही प्रकार का हो जाएगा। यदि पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली के स्थान पर मराठा जीत जाते तो स्थितियां उल्टी रहती। स्थितियां क्या होती, मराठा शक्तिशाली तो थे ही, इस युद्ध में यदि मराठा जीत जाते तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते। इतने शक्तिशाली हो जाते कि दिल्ली पर मराठों का अधिकार हो जाता और मराठे मुगलों के स्थान पर बैठ जाते और शक्तिशाली होने की वजह से अन्य जो राजा महाराजा थे जो पहले मुगलों से जुड़े हुए थे वो मराठों से जुड़ जाते और बाद में वापस से मराठों के नेतृत्व में एकता स्थापित हो जाती और मराठे इतने शक्तिशाली हो जाते कि अंग्रेज ही नहीं अन्य और भी विदेशी देश मराठों से लोहा लेने की हिम्मत नहीं करते और किसी भी स्थिति में अंग्रेजों का भारत में राज स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन परिणाम उल्टे हुए। अहमद शाह अब्दाली जीत गया, वो विदेशी था, जीतने के बाद में भी उसने भारत में राज नहीं चलाया। थोड़े दिन वो भारत में रहा, वापस अफगानिस्तान लौट गया। उसकी जीत का भारत के लिए कोई मतलब नहीं निकला। इस युद्ध में मराठों की हार भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा दुखद या भारतीय इतिहास की दुखद घटना थी जो भारतीय लोगों पर आगे जाके बहुत भारी पड़ी। तो ये मराठों की स्थिति थी। बाद में अंग्रेजों ने मराठों में एकता को भंग कर दिया, फूट डाल दी और बाद में मराठों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। मराठों की जानकारी कंप्लीट है। अब हम इसी पॉइंट में आगे जानेंगे अवध राज्य के बारे में। मराठों की स्थिति को हमने जान लिया। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति में मराठों की स्थिति कैसी थी वो हमने जान ली। अब मराठों के अलावा अवध राज्य की स्थिति को हम देखते हैं। तो मराठों के स्थिति को हमने जान लिया है। अब हम जानेंगे अवध राज्य की स्थिति। अवध राज्य, अवध राज्य के बारे में जानेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसको हम पॉइंटों के द्वारा समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने मुगलों के बारे में जाना, मुगलों की स्थिति किस प्रकार की हुई, मराठों के बारे में जाना। अब हम अवध राज्य के बारे में जानते हैं। अवध कोई वंश नहीं था, अवध एक राज्य था। इस राज्य पर मुस्लिम वंश से संबंधित शासकों का राज रहा और बाद में इसकी स्थितियां कैसी हुई वो हम देखते हैं अवध राज्य की। तो देखो, अवध राज्य जब मुगल शक्तिशाली थे तो मुगलों के अधीन ही था। जब मुगल शक्तिशाली थे उस समय अवध राज्य मुगलों के ही अधीन था। अवध पर राज तो अलग मुस्लिम राजाओं का था, लेकिन वो मुस्लिम राजा मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर ही राज चलाते थे। यानी अवध पर मुस्लिम राजाओं का राज था और वो राजा मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर ही अपना राज चलाते थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य आगे जाकर कमजोर हुआ तो अवध के राजा ने इसका फायदा उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो देखो, 1728 का साल था। 1728 में उस समय अवध का नवाब कौन था? उस समय अवध में मुस्लिम राजाओं का राज था। तो अवध के जो मुस्लिम राजा थे वो स्वयं को राजा नहीं कहकर नवाब कहते थे। यानी अवध है, बंगाल है, बिहार है, इधर के जो मुस्लिम राजा थे वो स्वयं को राजा नहीं कहकर नवाब के नाम से संबोधित करते थे, नवाब कहा जाता था उनको। तो अवध का जो राजा था
वो उस समय था नवाब शहादत खां, जिसका दूसरा नाम था मीर मोहम्मद आमीन भी इसको कहते थे। तो 1728 में अवध राज्य का नवाब कौन था? शहादत खां था। मीर मोहम्मद आमीन भी इसको कहते हैं। जब मुगल शक्तिशाली थे तब ये मुगलों के अधीन रहकर ही अपना राज चला रहा था, लेकिन जब मुगल कमजोर पड़े तो शहादत खां ने क्या किया? स्वयं को मुगल राज्य से अलग कर लिया, यानी ये मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन से अलग हो गया ये, और अलग होकर इसने स्वयं को अवध का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। यानी आदत खां मुगलों से अलग होकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो देखो, मुगलों की कमजोरी का फायदा उठाया नवाब शहादत खां ने, और नवाब शहादत खां ने मुगलों से अलग हो गया ये, और स्वयं को इसने स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। पहले ये मुगलों के अधीन रहकर राज चलाता था, अब मुगल कमजोर पड़ गए तो इसने इस बात का फायदा उठाया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। यानी ये कह दिया कि मैं मुगलों के अधीन नहीं हूँ, अब मैं स्वतंत्र राजा हूँ, अब मैं खुद बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, अपने हिसाब से राज चलाऊंगा। तो ये केवल अवध के नवाब ने नहीं किया। जब मुगल कमजोर हुए तो जो राजा मुगलों के अधीन थे वो सब अलग होते जा रहे थे, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार जो राजा पहले मुगलों के अधीन थे वो सब अब अलग अलग होते जा रहे थे, स्वतंत्र राजा बनते जा रहे थे। तो भारत में बहुत सारे राज्य और छोटी छोटी रियासतें बनती जा रही थी। तो यानी भारत की एकता में कमी आती जा रही थी। पहले तो सब राजा मुगलों के साथ एकजुट होकर राज चला रहे थे, तो एकता बनी हुई थी। अब जब मुगल कमजोर हुए तो सब राजा अलग अलग हो गए, वापस से स्वतंत्र हो गए, अलग अलग होकर राज चलाने लग गए, तो एकता में कमी आ गई। पहले एक होकर राज चलाते थे, अब अलग अलग हो गए, तो एकता में कमी आई। इस एकता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, बाद में सब में फूट डाल दी और फिर एक एक करके आसानी से हरा दिया। तो देखो, अवध राज्य की भी स्थिति हुई। अवध राज्य का नवाब था जिसने 1728 में मुगलों से अलग हो गया, वो स्वयं को उसने स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित करने के बाद में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। यह आप पहले भी जान चुके हो, नादिर शाह का आक्रमण पिछली क्लास में भी आप जान चुके हो। 1739 में ईरान का लुटेरा था नादिर शाह, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल वंश के जो क्षेत्र थे उनको लूटा, काफी धन संपदा इसने लूटी, आम नागरिकों को इसने मारा। तो जब नादिर शाह ने मुगलों के ऊपर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तो शहादत खां ने नादिर शाह से मित्रता कर ली। मित्रता क्योंकि शहादत खां ने सोचा कि नादिर शाह के साथ मित्रता करके मुगल दरबार में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। नादिर शाह शक्तिशाली था, उसने मुगलों को हराया था, दिल्ली को लूटा था। तो शहादत खां ने नादिर शाह से मित्रता की और मित्रता करके वो मुगल दरबार में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी जो ये सोच थी वो पूरी नहीं हुई, दाव उल्टा पड़ गया। नादिर शाह ने बीच में ही शहादत खां का साथ छोड़ दिया, जिससे शहादत खां को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। जहां वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, नादिर शाह ने जब उसका साथ छोड़ दिया तो उसका प्रभाव बढ़ने की बजाय कमजोर हो गया। इस बात को शहादत खां सहन नहीं कर पाया और उसने 1739 में आत्महत्या कर ली। जब नादिर शाह ने उसका साथ छोड़ा तो नादिर शाह के साथ छोड़ते उसका प्रभाव बढ़ने की बजाय घट गया। इस बात को शहादत खां सहन नहीं कर पाया, उसने 1739 में आत्महत्या कर ली।
उसके आत्महत्या करने के बाद में अवध तो एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। शहादत खां के समय अवध एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था, अब वो मुगलों के अधीन नहीं था। इसकी आत्महत्या करके इसका भतीजा शहादत खां का भतीजा था सफदरगंज खां। सफदरगंज खां ये नवाब बन गया अगला। अवध का अगला नवाब कौन बन गया? इसका भतीजा सफदरगंज खां अगला नवाब बन गया और इसने अवध का नवाब बनके अवध राज्य को स्वतंत्र रहकर ही चलाया। बाद में सफदरगंज खां की भी मृत्यु हो गई और सफदरगंज खां के बाद में अगला नवाब कौन बना? अगला नवाब बना शुजाउद्दौला। सफदरगंज खां की मृत्यु के बाद में अवध का नया नवाब कौन बन गया? शुजाउद्दौला बन गया। अब शुजाउद्दौला के समय क्या हुआ? शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनके स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला रहा था, लेकिन उधर अंग्रेज भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने में लग गए थे। तो अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला के साथ में एक युद्ध किया। उस युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहते हैं। तो देखो बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध की विस्तार से जानकारी हम बाद में जानेंगे, अभी हम शॉर्ट में इसके बारे में जान रहे हैं। तो आप देखो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये हुआ 1764 में। 1764 में हुआ था ये किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये। अंग्रेज और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। अवध लिख देता हूं मैं, अवध का नवाब कौन था उस समय? शुजाउद्दौला। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इस युद्ध में उस समय तक अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो चुके थे। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई, यानी इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों की जीत होते ही शुजाउद्दौला को मजबूर होकर अंग्रेजों के साथ में एक संधि करनी पड़ी। उस संधि को कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इस युद्ध में अवध का नवाब हार गया और उसको अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इस युद्ध में हारने के बाद में शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि में मुख्य जो बात रखी गई वो ये रखी गई कि अवध अब अंग्रेजों के नियंत्रण में रहकर कार्य करेगा, यानी अवध राज्य इस संधि के दौरान अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अधिकार नहीं हुआ अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने अवध पर अधिकार तो नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। इस संधि के बाद में अवध राज्य अंग्रेजों के आश्रित हो गया। शुजाउद्दौला का राज चलता रहा। बाद में 1801 का साल आया। 1801 में क्या हुआ? लॉर्ड वेलेजली 1801 में लॉर्ड वेलेजली हुआ। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वेलेजली ने अवध राज्य के साथ सहायक संधि की। लॉर्ड वेलेजली ने अवध राज्य के साथ सहायक संधि की। इस सहायक संधि के तहत अवध राज्य की जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता बची हुई थी, उस स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने अवध के साथ में 1801 में सहायक संधि की। इस सहायक संधि के दौरान अवध की बची हुई स्वतंत्रता को भी अंग्रेजों ने छीन लिया, यानी अवध पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। लेकिन अभी भी अवध एक अलग राज्य बना हुआ था। तो अंग्रेजों ने बाद में क्या किया? 1856 में अंग्रेजों का गवर्नर बना लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देखो आगे स्थिति क्या हुई। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने साइक संधि की। अवध की स्वतंत्रता पूरी समाप्त हो गई। अवध पूर्ण रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन अभी भी अवध पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। बाद में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड डलहौजी बना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई और इस हड़प नीति के तहत अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध के राजा पर कुशासन का आरोप लगा दिया और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ हमने जाना कि अवध किस प्रकार से स्वतंत्र राज्य बना था और बाद में किस प्रकार से वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थितियों में अवध राज्य के बारे में भी हम कंप्लीट जान चुके हैं।